चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हम लोग रिवीजन कर रहे थे, है ना। उसी में आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं किरचॉफ्स रूल्स। ठीक है, किरचॉफ्स रूल्स टॉपिक हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? कई बार क्या होता है, कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उन सर्किट्स को सॉल्व करके रेजिस्टेंस की वैल्यू या करंट की वैल्यू हमने जो रजिस्टर्स का सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था उसकी हेल्प से आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स रूल्स का यूज लिया जाता है। यहां पर हमें दो रूल पढ़ने हैं। पहला रूल है जंक्शन रूल। ठीक है, जंक्शन रूल क्या कहता है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं, फिर इसे समझेंगे कि एक्चुअली में इसका मीन क्या है। ठीक है, जंक्शन रूल क्या कहता है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई जंक्शन है ना, कोई पॉइंट है जहां पर कई सारे वायर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब इन वायर्स में करंट फ्लो हो रहा होगा, कुछ वायर्स में करंट जंक्शन की तरफ आ रहा होगा और कुछ वायर्स से करंट जंक्शन से दूर जा रहा होगा, है ना। ऐसा हो सकता है या सभी में आ रहा होगा या सभी में दूर जा रहा होगा। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए अपन ने ऐसा ले लिया कि इनमें से दो वायर में करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, I1 एंड I2, और ये जो तीन वायर हैं इनमें करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, I3, I4 एंड I5, है ना। ठीक है, तो जंक्शन रूल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किसी जंक्शन पर आने वाले करंट्स का सम इज इक्वल टू जाने वाले करंट्स का सम, है ना। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। किसी भी जंक्शन पर जितना अमाउंट ऑफ करंट आएगा उस जंक्शन से उतना ही अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। क्लियर है, यहां पर आ रहा था I1 और I2, तो इन दोनों का सम लिख दिया यहां पर, और राइट हैंड साइड में जाने वाले करंट का सम I3, I4 एंड I5। क्लियर है, अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, हमें पता है करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब ये करंट जो है ये क्या है, चार्ज फ्लो होके आ रहा होगा, यहां पर चार्ज फ्लो होके जा रहा होगा, है ना। तो किसी जंक्शन पर आने वाले चार्ज का सम बराबर उस जंक्शन से जाने वाले चार्ज का सम, बिकॉज चार्ज जो है किसी भी एक पॉइंट पर अक्यूमुलेट नहीं हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए अगर आने वाले करंट का वैल्यू ज्यादा होता और जाने वाले करंट का वैल्यू कम होता, इसका मतलब यहां पर कुछ चार्ज कंज्यूम हो गया है, इसीलिए गया कम, है ना। या ऐसा मान लेते हैं कि आया कम और गया ज्यादा, तो यहां पर कुछ नया चार्ज जनरेट हो गया है ना। जबकि दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। क्लियर है, सो बेसिकली ये जो रूल है ये किस लॉ पर बेस्ड है, हम ऐसा कह सकते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ये जो लॉ है किस पर बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन पर। क्लियर, चलिए अगले रूल को डिस्कस करते हैं। अगला रूल पढ़ते हैं हम लोग, अगला रूल डिस्कस करते हैं जिसका नाम है लूप रूल, है ना। लूप रूल का सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, इसे पढ़ते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो। ठीक है ना, ये क्या कहना चाह रहा है, एक छोटा सा सर्किट बनाकर उसमें इसे समझते हैं कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि एक सर्किट है, इसमें ये एक बैटरी है, ये एक रजिस्टर है, और ये एक और बैटरी है, और ये एक रजिस्टर है। ठीक, इस तरीके से ये क्लोज सर्किट है एक मेरे पास। यहां पर मान लेते हैं 2 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रजिस्टर है, ये मान लेते हैं 4 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम का रजिस्टर है। क्लियर है, ये कुछ सर्किट है। मुझे ऐसा पूछा कि इस सर्किट में करंट की क्या वैल्यू होगी, ये बताइए। क्लियर, अब इस रूल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी पॉइंट से स्टार्ट होकर एक क्लोज लूप में घूमते हुए वापस वहीं पर आ जाएं और बीच में जितने भी सेल्स और रजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल चेंजेस का एल्जेब्रिक सम करें, तो टोटल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए यहां से मैं चलना स्टार्ट करता हूं और घूमकर एक क्लोज लूप में वापस यहीं पहुंचूंगा। क्लियर, उसके लिए कुछ साइंस हम लोग दे रहे हैं कि यहां पर जो बैटरी है इसका ये वाला जो पार्ट है ये हायर पोटेंशियल है, इसे पॉजिटिव दे दिया, ये छोटे वाले को नेगेटिव दे दिया, है ना। और यहां पर हमने मान लीजिए इस तरीके से करंट फ्लो होता हुआ इसमें माना है,
तो रजिस्टर में करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो यहां पॉजिटिव दे दीजिए, यहां नेगेटिव दे दीजिए। अब ये करंट जब फ्लो होकर यहां आएगा तो इस वाले रजिस्टर में यहां से यहां जाएगा, तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, सेल में बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव। क्लियर है? हमने करंट की डायरेक्शन खुद ने मानी है। क्लियर है? अगर हमने ये वैल्यू या डायरेक्शन जो करंट की मानी है, हमारी आई की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो हमने जो माना है उसका रिवर्स डायरेक्शन होगी, और अगर आई की वैल्यू पॉजिटिव मानी निकल कर आ जाती है तो हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी है वो बिल्कुल सही मानी है। रैंडमली कुछ भी हमने एक डायरेक्शन मान ली। अब क्या करना है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होते हुए एक क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखते हुए जाना है, उनका अलजेब्रिक सम करना है और फाइनली कितना कर देना है, उसे 0 कर देना है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां से पोटेंशियल लिखना स्टार्ट करता हूं, यहां से मैं आगे बढ़ा तो प्लस से कहां गया, माइनस। प्लस से अगर मैं माइनस जाऊंगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और कितने पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, 2 का, तो लिख दूंगा -2। क्लियर? फिर आगे मैं बढ़ा, मैं गया प्लस से माइनस गया तो फिर से ड्रॉप होगा। रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, I इंटू आर। आई की वैल्यू I है और R की वैल्यू 1 है, तो सिंपली आ जाएगा I इंटू 1 यानी कि I। फिर नीचे आ जाइए, नीचे आएंगे घूमते हुए तो पॉजिटिव से फिर नेगेटिव जा रहा हूं रजिस्टर के अक्रॉस, तो अगेन नेगेटिव कितना, I इंटू आर यानी कि 2 इंटू आई, दैट इज 2I। फिर आगे बढ़िए तो अब सेल को पार करने वाले हैं, तो सेल के लिए कहां से कहां जा रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो अगेन -4 और घूमते हुए वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो दिस अलजेब्रिक सम शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। क्लियर? यहां से सॉल्व करेंगे और यहां से सॉल्व करने के बाद अगर मैं आई की वैल्यू निकालूंगा तो यह वैल्यू हो जाएगा 3I इज इक्वल टू -6, यानी आई की वैल्यू कितनी, -2 एम्पियर। आई की वैल्यू या करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब हमने जो करंट की डायरेक्शन मानी थी एक्चुअली में करंट की डायरेक्शन उसका उल्टी है। क्लियर है? और कितने मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का। अब बात गौर करने वाली यह है कि ऐसा क्यों हुआ। हम जब एक क्लोज लूप में घूमते हुए पोटेंशियल डिफरेंसेस का अलजेब्रिक सम किए तो रिजल्ट 0 क्यों आया। पोटेंशियल होता क्या है ना, पोटेंशियल होता क्या है, किसी एक पॉइंट पर रखे हुए यूनिट चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप किसी एक पॉइंट से चलकर एक क्लोज लूप में घूमते हुए आ जाएंगे तो फाइनली इनिशियली जितना पोटेंशियल था फाइनली भी उतना ही पोटेंशियल होगा, और डिफरेंस ले लेंगे अगर उन दोनों का तो वो डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं क्लोज लूप में घूमता हुआ जब पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखता गया और उनका अलजेब्रिक सम मैंने जब किया तो कितना रिजल्ट निकल कर आया, 0। ये रूल कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, क्योंकि पोटेंशियल किससे रिलेटेड होता है, एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से। सो दिस रूल इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। जंक्शन रूल किस पर बेस्ड था, चार्ज कंजर्वेशन पर, और लूप रूल किस पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हीट स्टोन ब्रिज है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज 4 रजिस्टर्स का कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है ना, जहां पर ध्यान से देखिए आप, 4 रजिस्टर्स इस तरह के अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। क्लियर? यहां पर मैंने 4 पॉइंट्स नाम दिए हुए हैं, A, B, C और D। B और D पॉइंट के बीच में एक आर्म है जिसमें कौन लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। इस आर्म को बेसिकली गैल्वेनोमीटर आर्म भी कहते हैं, है ना। और पॉइंट A और C के बीच में एक बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल मान लीजिए V है, इसे बैटरी आर्म भी कहते हैं। क्लियर? अब इस अरेंजमेंट का यूज बेसिकली किसी अननोन रजिस्टर की वैल्यू पता करने के लिए किया जाता है। किसी अननोन रजिस्टर की वैल्यू ये अरेंजमेंट कैसे पता कर लेता है, उस बात पर आगे चलते हैं। क्या है, मान लीजिए यहां पर अगर मैं बैटरी का स्विच क्लोज करता हूं तो बैटरी से कुछ करंट I आना स्टार्ट हो जाएगा, जो इस तरीके से आएगा और यहां पर ऐसे आ जाएगा। क्लियर? I में से मान लीजिए इधर चला गया I1 और इधर चला गया I2। अब ये I1 यहां पर पहुंचेगा तो कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट यहां आ जाएगा। क्लियर? मान लेते हैं I2 यहां से होता हुआ ये आया और फाइनली यहां पर वापस से करंट कितना हो गया, I, जो बैटरी में आ गया। क्लियर है? अब अगर R1, R2 और R3 और R4 का ऐसा अरेंजमेंट लिया जाए जिस अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग
ये जो आर्म है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसमें अगर कोई करंट ना जाए, गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट कितना हो, 0 हो, तो एक कंडीशन अचीव हो जाती है जिसे बैलेंस कंडीशन कहते हैं। वो कंडीशन जिस कंडीशन में इस वाली आर्म में कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो, ना तो यहां से यहां ना ही यहां से यहां, क्लियर। उस कंडीशन में ये जो ब्रिज है ये बैलेंस हो जाएगा और इसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाएगा, क्लियर है। उस कंडीशन में होगा क्या, ये जो I1 करंट इस आर्म में गया था ये पूरा का पूरा यहां से यहां पर आ गया, इस वाले पार्ट में कुछ नहीं गया। सिमिलरली यहां से जो I2 करंट आया था ये पूरा का पूरा यहां चला गया, इस वाले पार्ट में कोई करंट नहीं गया। इसका मतलब R1, R2, R3 और R4 का ऐसा अरेंजमेंट हमने यहां पर लगा दिया है जिसके करस्पॉन्डिंग इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इस कंडीशन को कहा जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, इस वाली आर्म में करंट फ्लो कब नहीं होगा, जब B और D का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर पॉइंट B और पॉइंट D का पोटेंशियल सेम हो गया तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। और अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि ये कंडीशन अचीव होगी कब, जब पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D, क्लियर। अब अगर पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D है तो क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखा जाए तो A और पॉइंट B के बीच में कौन है, रजिस्टर R2 है। पॉइंट A और पॉइंट D के बीच में कौन है, रजिस्टर R1 है, क्लियर। और अगर B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो VA माइनस VB जो होगा ये VA माइनस VD के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। A तो यहां पर कॉमन है और B और D का क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो इनका डिफरेंस जो है ये क्या आ जाना चाहिए, बराबर आ जाना चाहिए। अब VA माइनस VB क्या है, रजिस्टर R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जिसे मैं लिख सकता हूं I1 इंटू R2। सिमिलरली VA माइनस VD क्या है, रजिस्टर R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जिसे मैं लिख सकता हूं I2 इंटू R1, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सिमिलरली VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD, सिमिलरली मैं लिख सकता हूं VB माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC। यहां पर C पॉइंट कॉमन हो गया और B से उसका डिफरेंस ले या D से उसका डिफरेंस ले क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्योंकि B और D का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब VB माइनस VC क्या हो गया, VB माइनस VC है R4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जिसे मैं लिख सकता हूं I1 R4 और VD माइनस VC क्या हो गया, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जिसे मैं लिख सकता हूं I2 इंटू R3। ये एक इक्वेशन मैं पहले निकाल चुका था, ये एक इक्वेशन मैंने अब निकाली, क्लियर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड मार दूं, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो यहाँ I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, R2 अपॉन R4 इज इक्वल टू R1 अपॉन R3, क्लियर है। या इसे ऐसा लिख सकते हैं R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3। आप ध्यान से देखिए, ये जो अपोजिट एक दूसरे के रजिस्टर्स है जैसे R2 और R3 उनका प्रोडक्ट कीजिए और यहां पर R4 और R1 इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो किस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका यूज अननोन रजिस्टर की वैल्यू पता करने के लिए किया जाता है, तो अगर इन चारों में से 3 रजिस्टर्स मेरे को नॉन होंगे, मैं पता करके लाऊंगा कि इनकी वैल्यूज कितनी है, तो किसी भी एक अननोन रजिस्टर की वैल्यू आप पता कर सकते हो। जैसे मान लीजिए R2 R3 R4 ये मुझे पता था कि इनकी वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू मुझे पता नहीं थी, तो एक आर्म में उस R1 को लगा दीजिए। ऐसा अरेंजमेंट आप बनाइए, ऐसी R2 R3 और R4 की वैल्यू सेलेक्ट कीजिए जिसके करस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर आर्म में डिफ्लेक्शन कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो वो तभी आएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही होगी तो इस इक्वेशन का यूज करके आप उस अननोन रजिस्टर R1 की वैल्यू पता कर सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं मीटर ब्रिज, है ना। प्रैक्टिकली वो डिवाइस जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट को यूज करके अननोन रजिस्टर्स की वैल्यू आपको बताएगी, उस प्रैक्टिकल डिवाइस का नाम बेसिकली मीटर ब्रिज है ना। यहां पर जो प्रिंसिपल यूज होने वाला है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज होने वाला है। उसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए प्रैक्टिकल डिवाइस जो लैबोरेटरीज में यूज होती है अननोन रजिस्टर्स की वैल्यू को पता करने के लिए, उसका नाम है मीटर ब्रिज, क्लियर। ये अरेंजमेंट यहां पर कैसा है,
यहां पर आप ध्यान से देखिए, दो राइट एंगल पर बनी हुई स्ट्रिप्स हैं, क्लियर है। इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है ना। जनरली इस वायर की लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर, या कह दो 100 सेंटीमीटर का ये एक वायर होता है जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, क्लियर है। इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में यहां पर एक रजिस्टर है R, जिसकी वैल्यू सपोज कीजिए मुझे पता नहीं है, मुझे पता करनी है, और यहां पर एक रजिस्टर है S, जिसकी वैल्यू मुझे पता है, क्लियर है। ये बीच में जो एक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के सेंटर से होकर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जिसके थ्रू एक जॉकी कनेक्टेड है, नाइफ एज जॉकी है ना, एक जॉकी कनेक्टेड है जो इस वायर पर स्लाइड हो सकती है, क्लियर है। ये एक जॉकी है जो इस वायर पर क्या हो सकती है, स्लाइड हो सकती है ना, कंडक्टिंग है ये जॉकी। और इसके नीचे एक मीटर स्केल लगा हुआ है ताकि आप रीडिंग ले पाएं, और यहां पर ये कनेक्शन या ये पूरा सिस्टम एक बैटरी से कनेक्टेड है जिस बैटरी का पोटेंशियल है कितना, V। अब क्या होगा, अगर मैं स्विच क्लोज करूंगा तो यहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो इस वायर से भी करंट जाएगा, और यहां से कुछ करंट इन रजिस्टर्स के थ्रू होते हुए, या मैं कहूं इस जॉकी या इस गैल्वेनोमीटर में होते हुए भी पास होगा, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। अब मुझे क्या करना है कि यहां पर जो जॉकी है, इस जॉकी को इस वायर पर स्लाइड करवाना है, तब तक स्लाइड करवाना है जब तक इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। अगर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया तो वहां पर जॉकी को रोक के आप रीडिंग ले लीजिए। रीडिंग कैसे, यहां से यहां तक की लेंथ मीटर से आप स्केल से आप पढ़ सकते हैं, सपोज कीजिए L1 आई, तो यहां से बची हुई यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस L1, मतलब सेंटीमीटर में हम वैल्यू ले रहे हैं, तो 100 माइनस L1 यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी, क्लियर। आप ध्यान से देखिए, अभी अभी हमने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, तो ये रजिस्टर R और ये पर्टिकुलर वायर L1 और ये रजिस्टर S और ये पर्टिकुलर वायर 100 माइनस L1, ये उन 4 रजिस्टर्स जो हमने वहां पर R1, R2, R3, R4 यूज लिए थे, उनके अरेंजमेंट की तरह अरेंज किए हुए हैं यहां पर, क्लियर। तो अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ गया, 0 आ गया, तो डिफ्लेक्शन 0 कब आया था, जब मैंने आपको बताया था कि आप अपोजिट वाले को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, अपोजिट वाले रजिस्टर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, उनका प्रोडक्ट क्या कर दीजिए, सेम कर दीजिए, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। यहां अपोजिट में कौन हो गया, R, और इधर कौन हो गया, 100 माइनस L1, यहां S और यहां कितना हो गया, L1। अब ये L1 और 100 माइनस L1 तो लेंथ है ना, तो रेजिस्टेंस कैसे इनका निकाले हम, मान लीजिए आपको लैम्डा इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा है तो L1 का कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L1। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर का लैम्डा है तो 100 माइनस L1 का कितना हो जाएगा, 100 माइनस L1 इंटू लैम्डा। और यहां पर जॉकी में डिफ्लेक्शन 0 है तो अपोजिट आर्म वाले रजिस्टर्स का क्या कीजिए, आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए और उसको क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो यहां पर R को मल्टीप्लाई करूंगा 100 माइनस L1 इंटू लैम्डा से, तो R मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस L1 इंटू लैम्डा, और S मल्टीप्लाई होगा L1 से, तो S इंटू लैम्डा इंटू L1। लैम्डा से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लैम्डा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना है वो निकल कर आ जाएगा। लैम्डा से लैम्डा आपका कैंसिल हो गया यहां पर, तो यहां पर R की वैल्यू क्या आ जाती है, S इंटू L1 अपॉन 100 माइनस L1। L1 आपने प्रैक्टिकली मेजर कर लिया है मीटर स्केल से, L1 की वैल्यू यहां डाल सकते हैं। S वो रजिस्टर है जिसकी वैल्यू आपको पता थी, जो इस सामने आपने लगाया हुआ था इसकी वैल्यू आपको पता है, तो जो अननोन रजिस्टर है R उसकी वैल्यू आपको पता लग जाएगी, क्लियर। हाँ, एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि इस R के मेजरमेंट में जो एरर हो वो मिनिमम हो, तो आप क्या कीजिए, S की वैल्यू इस तरीके की लीजिए ताकि जो नल पॉइंट आए या जीरो डिफ्लेक्शन आए, जीरो डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं भाई, है ना, यानी कि जो नल पॉइंट आए या जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट आए वो एग्जैक्टली या अप्रॉक्स कहां पर आए, इस वायर के बीच में आए, है ना। इस लगभग अगर आप बीच में बिल्कुल डिफ्लेक्शन लाते हो या नल जीरो डिफ्लेक्शन लाते हो या नल पॉइंट लाते हो, तो जो R की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी उसमें एरर जो होगी वो मिनिमम होगी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर, एक और प्रैक्टिकल डिवाइस जिसका यूज करके किसी सेल का EMF आप पता कर सकते हैं,
दो अलग अलग सेल्स के ईएमएफ का रेशियो निकाल सकते हैं और किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आप पता कर सकते हैं। सो अगेन अ प्रैक्टिकल डिवाइस जिसकी हेल्प से सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या अरेंजमेंट होता है, इसे डिस्कस करते हैं। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है ना, जिसमें एक एक्सटर्नल सोर्स है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है ना। यहां पर एक वेरिएबल रजिस्टर आर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू को आप वेरी करवा सकते हैं, और यहां पर बीच में एक वायर है ना, जिसकी लेंथ सपोज कीजिए एल है ना। इस वायर का भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और एक अननोन ईएमएफ का सेल यहां पर लगा हुआ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये कनेक्शन आगे एक गैल्वेनोमीटर से होता हुआ एक जॉकी के थ्रू यहां इस वायर पर ये जॉकी क्या हो सकती है, फिर स्लाइड हो सकती है। क्लियर है? अब यहां पर ये जो वायर है, ये जो वायर है इसका भी क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप आने वाला है। क्लियर है? जैसे जब इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा तो ये जो वायर है, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल का कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। सपोज कीजिए कि इस वायर का रेजिस्टेंस है आर डैश। क्लियर है? मान लेते हैं कि इस पूरे के पूरे वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है या पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है वो है V। अब यहां पर एक टर्म डिफाइन की गई, दैट इज V बाय L। V क्या है? इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, और L क्या है? इस वायर की लेंथ। सो बेसिकली ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर पर यूनिट लेंथ, यानी कि इस वायर की यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, जिसे कहा गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है? और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पोटेंशियल की यूनिट अपॉन लेंथ की यूनिट, यानी कि वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये कुछ इसकी यूनिट हो जाएगी। है? इसका यूज क्योंकि हम लोग आगे लेंगे अननोन ईएमएफ की वैल्यू या अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए पहले ही हमने एक टर्म डिफाइन करके रख ली, दैट इज V बाय L। V इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर एंड L इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। अब क्या किया मैंने? सर्किट को ऑन किया, करंट फ्लो करवाना स्टार्ट किया, और वही इस सर्किट में ये जो जॉकी है इसे इस वायर पर इस तरीके से चलाया जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 नहीं आ जाता। क्लियर है? ये करके यहां पर जैसे सपोज कीजिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन आ गया, तो ये लेंथ मैंने मेजर कर ली मीटर स्केल से, कहां पर डिफ्लेक्शन 0 आया है, स्मॉल l, जिसकी वैल्यू में मीटर स्केल से पता करके निकालना है। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आया, इसका मतलब इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं किया। ऐसा तभी हो सकता है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब आएगा? जब इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और इस पार्ट में कोई करंट फ्लो तब नहीं करेगा जब इतने पार्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उतना ही ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर बराबर है, या मैं कहूं यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल अगर बराबर है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा, यहां का और यहां का पोटेंशियल बराबर है, तो मैं कहूंगा यहां का और यहां का भी तो बराबर है, ये और ये भी बराबर है, ये और ये भी बराबर है, यानी कि इस लेंथ के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहां के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है। और क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इस वाले लेंथ में, इस वाले पार्ट में कोई करंट नहीं है, तो इस वाले पार्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E1 के बराबर ही होगा, और E1 इतनी वाली लेंथ का जो वायर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा, क्योंकि यहां इस पार्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इस पार्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है? 0, और इस वाले पार्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो E1 है, और इस वाले पार्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं निकाल लूं तो E1 जो होगा वो इस लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा। यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V बाय L। तो हमारी जो लेंथ है L, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V बाय L इंटू L, एंड दैट शुड बी इक्वल टू वॉट? E1। L में मीटर स्केल से निकाल सकता हूं, L की वैल्यू, ये वायर कितनी लेंथ का है वो मुझे पता होगा। V क्या है? इस वायर के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा? मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है I,
नीचे वाली पार्ट में तो कोई करंट है नहीं, तो जो भी करंट आई फ्लो होगा वो ऊपर वाले पार्ट में फ्लो होता रहेगा। तो आई अगर इस पूरे पार्ट में करंट फ्लो हो रहा है तो इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इसका मैंने रेजिस्टेंस माना है आर डैश, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है वो कितना आने वाला है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर डैश। आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी टोटल ईएमएफ यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस आर डैश इंटू आर डैश। ये V की वैल्यू, इस V की वैल्यू को यहां पुट कीजिए और ये जो अननोन ईएमएफ का सेल आपने लगाया हुआ था, इस अननोन सेल के ईएमएफ की वैल्यू आप इससे पता कर सकते हैं। क्लियर है, ये पहला यूज। अच्छा, यहां पर एक और यूज समझ लेते हैं कि दो अननोन सेल्स, अननोन ईएमएफ के जो सेल्स हैं उनका रेशियो भी आप पता कर सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर एक और सेल मैं यहीं लगा दूं E2 का और की के थ्रू इस गैल्वेनोमीटर को इस वाले पार्ट के बजाय यहां कनेक्ट कर देता और फिर से जॉकी को खिसका कर नल पॉइंट लेता, तो मान लीजिए किसी और लेंथ L2 पर नल पॉइंट आता। क्लियर है, तो मैं ये कह देता कि वो लेंथ L2 जो है उसके अक्रॉस जो ईएमएफ है वही E2 की, या यहां पर मान लीजिए E2 का है तो E2 की वैल्यू वही हो जाती। यानी कि इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता था E2 इज इक्वल टू V बाय L इंटू L2। L आया था जब ईएमएफ कितना था E1, E2 है तब कितना आया L2। तो आपको अगर रेशियो चाहिए तो रेशियो जब आप लेंगे तो V बाय L कॉमन टर्म में कट जाएगा, सीधे रेशियो आ जाएगा L अपॉन L2, E1 अपॉन E2 की वैल्यू। E1 अपॉन E2 मतलब E1 और E2 हमने निकाले भी नहीं और केवल लेंथ के रेशियो के बेसिस पर हमने क्या कर दिया, उनके ईएमएफ का क्या कर लिया, रेशियो ले लिया। क्लियर है। अब लास्ट इसका एक और यूज समझते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करते हैं। चलिए, अब किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है तो अगेन अरेंजमेंट उसी तरीके का है। कुछ एक एक्सटर्नल सोर्स है जिसका ईएमएफ E है, एक वेरिएबल रजिस्टर R यूज किया हुआ है, यहां पर एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ L के बराबर है ना, और एक सेल है जिसका ईएमएफ E डैश है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है जो मुझे पता करना है। उसे मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ इस तरीके से जोड़ा हुआ है और इस नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट के साथ इस तरीके से मैंने जोड़ा हुआ है। क्लियर है। यहां पर जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें अलग अलग रजिस्टर्स होंगे, किसी भी एक रजिस्टर को मैं यूज ले सकता हूं। सपोज कीजिए उसकी वैल्यू है कितनी, RB, और यहां पर ये एक जॉकी के थ्रू या एक गैल्वेनोमीटर जो है ये एक जॉकी और इस नीचे वाले सर्किट के बीच में इस तरीके से अरेंज है। करना क्या है, वही स्विच ऑन करना है, उसके बाद जॉकी को तब तक यहां पर स्लाइड करवाना है तब तक डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। डिफ्लेक्शन अगर 0 आ गया तो एक बात तो तय है कि यहां और यहां के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या मैं कहूं यहां और यहां के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहां और यहां के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। जिस लेंथ पर जॉकी में नल डिफ्लेक्शन 0 आया है या डिफ्लेक्शन 0 आया है उसे लेंथ L मैंने मीटर स्केल से निकाल के रख लिया। अब यहां और यहां पोटेंशियल बराबर है, यहां और यहां पोटेंशियल बराबर है, तभी इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऊपर वाले पार्ट में सपोज कीजिए करंट की वैल्यू है I, तो ये जो L लेंथ है, स्मॉल L लेंथ है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा उसे निकाल कर रख लेते हैं। वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR के बराबर। I की वैल्यू होगी या IR डैश के बराबर, वायर का रेजिस्टेंस R डैश है क्योंकि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है V, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन R प्लस R डैश इंटू R डैश। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो इस वायर के अक्रॉस आने वाला है वो, तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना होगा अपॉन L, तो हमारी जो लेंथ है स्मॉल L उसके अक्रॉस कितना होगा इंटू स्मॉल L। क्लियर है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आया, ये जो स्मॉल L लेंथ है उसके अक्रॉस निकल कर आया। अब इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है। मान लेते हैं कि नीचे वाले पार्ट, यहां से यहां कोई करंट नहीं जा रहा है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में कुछ और करंट है I1। इस I1 की वैल्यू क्या है भाई, इस I1 की वैल्यू होगी E डैश अपॉन स्मॉल r प्लस RB। क्लियर है।
ई डैश की वैल्यू मैं पता कर सकता हूं पुराने वाले तरीके से, अननोन सेल का ईएमएफ पता करने का जो तरीका अभी हमने पढ़ा वो ई डैश की वैल्यू, इसका मतलब मुझे पता है, आर भी मुझे पता है। अब यहां और यहां के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, या यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, या यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, सेम आना चाहिए। यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल चुका हूं ये। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसमें करंट कितना है I1, इसका रेजिस्टेंस कितना है RB, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आना चाहिए वो भी V के बराबर आना चाहिए, और उसकी वैल्यू होगी E डैश अपॉन R प्लस RB इंटू RB। क्लियर है? और ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है। इन दोनों वैल्यूज को जब आप बराबर करेंगे तो इन दोनों इक्वेशंस में सब नॉन है। ई आपको पता है, आर डैश आपको पता है, आर डैश स्मॉल एल कैपिटल सब आपको पता है, केवल एक वैल्यू अननोन है, दैट इज व्हाट, स्मॉल आर, यानी कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। और इन दोनों इक्वेशंस को जब आप इक्वल पुट करेंगे तो वही एक अननोन होगा जिसकी वैल्यू आप इजीली पता कर सकते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ व्हाट, पोटेंशियोमीटर। चलिए, जो पार्ट अभी तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनके बेसिस पर आप पढ़े हुए पार्ट को इजीली रिवाइज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे है, जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। जंक्शन लॉ किस पर बेस्ड था, चार्ज कंजर्वेशन पर, सो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ आर इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए मैंने बताया था आपको ऑपोजिट वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए और बराबर कर दीजिए। यहां पर 3 इंटू आर इज इक्वल टू 6 इंटू 2, सो 3 इंटू आर इज इक्वल टू 12, सो आर इज इक्वल टू व्हाट, 4, सो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम ऑफ डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज पर कौन वर्क करता है, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ वायर इन मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में जो वायर लेते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हाउ कैन वी मिनिमाइज द एरर इन मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में आप एरर किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, जो बैलेंस पॉइंट आए वो कहाँ आना चाहिए, अप्रोक्स बीच में आना चाहिए, है ना, बीच में मतलब नियर मिडल, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा बेटा आंसर। यूज ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ या पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्या यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैन बी फाइंड आउट बाय, इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी हेल्प से हम पता करते हैं, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, बी ऑप्शन। लूप लॉ इज बेस्ड ऑन, जंक्शन लॉ था चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड, तो लूप लॉ किस पर बेस्ड होगा, एनर्जी कंजर्वेशन पर, ठीक। वी कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स विद द हेल्प ऑफ, हम लोग ईएमएफ किसकी हेल्प से निकालते हैं भाई, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, क्लियर।